कहानी शुरू होती है ड्रासा से, एक तेज तर्रार शार्प शूटर जो कई घंटों से एक अंधेरी सुरंग में छुपी है। वो अपने टारगेट का इंतजार कर रही है। ड्रासा को पास के हवाई अड्डे पर एक सरकारी अफसर को मारने का असाइनमेंट मिला है। कुछ ही देर में रनवे पर एक प्लेन उतरता है। जैसे ही ड्रासा को उसका टारगेट नजर आता है, वो कई किलोमीटर दूर से एक ही बुलेट में उसे ढेर कर देती है। ड्रासा अपना काम इतनी सफाई से करती है कि वहां मौजूद गार्ड्स को पता ही नहीं चलता कि बुलेट कहां से आई। असाइनमेंट पूरा करने के बाद ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर जाती है, जहां उसका पिता पहले से मौजूद है। यहाँ हमें ड्रासा के बारे में एक और बात पता चलती है। वो जब भी अपनी राइफल से किसी को मारती है, उस बुलेट का खाली खोल अपने पास रख लेती है और बाद में उसे अपने पिता को सौंप देती है। दरअसल ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो पैसों के लिए लोगों को मारती है और अब तक कई लोगों को ढेर कर चुकी है। उसे ये काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब ये उसका पेशा बन चुका है। इसलिए वो उन बुलेट खोलों को अपने पिता को दे देती है, जिससे उसका गम थोड़ा कम हो जाता। ड्रासा अपने पिता को बताती है, मुझे एक नया असाइनमेंट मिला है जो पूरे 1 साल चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। इस पर पिता जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ बुलेट खोल दे देती हो, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर अब आखिरी दौर में है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। अगर जल्द नहीं मरा तो मैं 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। तुम्हारी माँ जा चुकी है और तुम भी अपने काम की वजह से साल में 1-2 बार ही मिलती हो। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें नम हो जाती हैं। अब सीन बदलता है और हम मिलते हैं कहानी के दूसरे किरदार लेवाई से। लेवाई की जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती है। एक रात जब वो बुरे सपने से जागता है तो अपने घर से निकलकर समुद्र के किनारे आता है। यहाँ उसे थोड़ा सुकून मिलता है और वो अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी उसे अचानक फोन पर एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे एक जगह पर जल्दी पहुंचने को कहा जाता है। लेवाई बिना वक्त कमाए एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक महिला अफसर बार्तो से होती है। बातचीत में पता चलता है कि लेवाई कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड आर्मी अफसर है। इतना ही नहीं, वो एक खतरनाक स्नाइपर भी रह चुका है, जिसने 200 से ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार गिराया है। बार्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट पर भेजना चाहती हूँ। तुम एक शानदार शूटर हो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन असाइनमेंट देने से पहले एक जरूरी सवाल पूछती है, अगर तुम इस असाइनमेंट पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला कोई है? ये सुनकर लेवाई को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं। ये सुनकर बार्तो कहती है, तैयारी कर लो, कुछ घंटों में तुम्हें असाइनमेंट पर भेजा जाएगा और वहां तुम्हें 1 साल रहना है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक हवाई जहाज में पाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और असाइनमेंट क्या है। वो वहां मौजूद एक सैनिक से पूछता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सैनिक कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है, अपना आईडी और घड़ी हमें दे दो, ये सब तुम्हें तब वापस मिलेगा जब तुम्हारा असाइनमेंट पूरा होगा। थोड़ी देर बाद सैनिक बताता है, अब तुम्हारा प्लेन से उतरने का वक्त आ गया है। कुछ मिनटों में हम नो फ्लाई जोन में दाखिल होने वाले हैं। हमें आगे जाने की इजाजत नहीं है। वो सिर्फ इतना बताता है कि उतरने के बाद लेवाई को अकेले 32 किलोमीटर उत्तर की ओर पैदल जाना होगा, तब वो अपने असाइनमेंट की जगह पहुंचेगा। लेवाई के दिमाग में एक ही सवाल है। वो फिर पूछता है, हम जा कहाँ रहे हैं? सैनिक जवाब देता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं है। मेरी वर्दी में माइक्रोफोन लगा है। अगर मैंने तुम्हें जगह बताई तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है या मार भी दिया जा सकता है। ये सुनकर लेवाई के गले में सांस अटक जाती है। इसके बाद उसे एक पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का दरवाजा खुलते ही वो कूद पड़ता है और सुरक्षित उतरता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। 32 किलोमीटर की दूरी उसे पैदल तय करनी है। 2 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद वो आखिरकार उस जगह पहुंचता है। वो देखता है कि ये एक बिल्कुल सुनसान इलाका है, जहाँ इंसान तो दूर, परिंदे भी नहीं दिखते। तभी उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक शख्स से होती है। जेडी 1 साल से यहाँ असाइनमेंट पर था और अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अब लेवाई उसकी जगह लेगा। जेडी उसे एक वॉच टावर की ओर ले जाता है। टावर के ऊपर पहुंचने के बाद भी लेवाई को समझ नहीं आता कि उसे यहाँ क्या करना है। जब वो जेडी से पूछता है तो जेडी बताता है, यहाँ एक बहुत गहरी खाई है जिसे गॉर्ज कहते हैं। ये एक रहस्यमयी और गहरी खाई है जिसके तल तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारा काम बहुत सीधा है, तुम्हें इस खाई की निगरानी करनी है। जेडी उसे सख्त नियम बताता है, तुम महीने में सिर्फ 1 बार हेडक्वार्टर को फोन कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो। बाहर की दुनिया से जुड़ने की उम्मीद मत रखना। ये टावर, जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, इसके ठीक सामने ईस्ट टावर है जो रूस का है। वहां भी एक गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन तुम दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना है और हाँ, हर वक्त खतरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ कभी भी हमला हो सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक बंदूकें और नीचे ढेर सारे लैंडमाइंस लगे हैं। अगर बंदूकों में गोलियां खत्म हो जाए तो उन्हें हमेशा रीलोड रखना, क्योंकि हमले के दौरान ये बंदूकें बहुत काम आएंगी। और आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी तेज सायरन की आवाज सुनाई दे तो बिना सोचे यहाँ से भाग जाना।
जेडी कहता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा गया है, लेकिन पिछले ड्यूटी वाले ने मुझे यही बताया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेवाई उसकी सारी बातें ध्यान से सुनता है, लेकिन उसका एक ही सवाल है, यहाँ ऐसा क्या है कि इतनी सख्त सुरक्षा है। तभी जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे खाई में फेंक देता है। ग्रेनेड जैसे ही खाई की गहराई में फटता है, वहां से एक अजीब डरावनी आवाज गूंजती है। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अंधेरे में छुपी चीज की थी। जेडी लेवाई की ओर देखता है और कहता है, ये आवाज उन क्रिएचर्स की है जिन्हें हम गॉज वॉकर कहते हैं। ये क्रिएचर्स इस खाई में रहते हैं और तुम्हारी ड्यूटी है कि इन्हें बाहर न निकलने देना। वो बताता है कि 1940 में यूएस आर्मी ने 2400 सैनिकों को इस खाई में भेजा था ताकि वो इन क्रिएचर्स को खत्म करें, लेकिन उनमें से एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौटा। जेडी लेवाई को पूरी जानकारी देकर घर लौटने की तैयारी करता है, क्योंकि उसने यहाँ 1 साल की ड्यूटी पूरी कर ली है। वो लेवाई को अलविदा कहकर निकल पड़ता है। जेडी बहुत खुश है क्योंकि 1 साल बाद वो घर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ कुछ डरावना होने वाला है। जगह पर पहुंचने के बाद जैसे ही जेडी एक स्मोक फेंकता है, एक हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है। हेलीकॉप्टर एक रस्सी नीचे फेंकता है और जेडी उससे चढ़ने लगता है। हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिक पहले जेडी की पहचान की जांच करता है। जेडी जैसे ही अपनी पूरी जानकारी देता है, सैनिक उसे गोली मारता है और रस्सी काटकर नीचे गिरा देता है। अब ये साफ हो चुका था कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लेवाई अपनी ड्यूटी शुरू करता है। वो पहले कुछ रिपोर्ट्स चेक करता है और जिन ऑटोमेटिक बंदूकों में गोलियां खत्म हैं, उन्हें रिलोड करता है। दिन गुजरते हैं और फिर 1 महीना। अब लेवाई को ये जगह उबाऊ लगने लगती है। वो सोचता है, क्या मुझे 1 साल तक यहाँ अकेले रहना है? न बातचीत, न कोई मनोरंजन। वक्त काटने के लिए वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने का फैसला करता है। किताबें निकालते समय उसकी नज़र अलमारी के पीछे की दीवार पर पड़ती है। वहाँ कुछ नोट्स लिखे हैं जो पहले के टावर गार्ड्स के हैं। हर नोट में डर, अकेलेपन और क्रिएचर्स के खतरों का जिक्र है। एक दिन लेवाई को वेस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने टेलीस्कोप से ईस्ट टावर को देखता है और उसे एक लड़की दिखती है। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रासा है, जिसे उसकी बेहतरीन स्नाइपिंग स्किल्स की वजह से इस टावर पर ड्यूटी दी गई है। ड्रासा की खूबसूरती देखते ही लेवाई की नज़रें उस पर ठहर जाती हैं, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। ड्रासा को भी वेस्ट टावर में लेवाई के बारे में पता चल चुका है। दिन गुजरते हैं और दोनों सोचते हैं कि क्या उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। कुछ दिन बाद ड्रासा का जन्मदिन आता है। अकेलेपन में घिरी ड्रासा को लगता है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वो लीवाई से बात करने की कोशिश करती है। वो व्हाइट बोर्ड के जरिए पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लीवाई को नियम याद आते हैं और वो कहता है, नाम बताना मना है। लेकिन ड्रासा मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम ड्रासा है, आज मेरा जन्मदिन है। वो अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए नाचने लगती है। ड्रासा पूछती है, क्या तुम्हें नाचना आता है? लीवाई जवाब देता है, नहीं, मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। ड्रासा पूछती है, तो फिर तुम्हें क्या आता है? लीवाई व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, मैं थोड़ा बहुत अच्छा एम कर लेता हूँ। ड्रासा उसकी स्नाइपिंग स्किल्स चेक करने के लिए अपने टावर पर एक छोटी बॉटल रखती है। लीवाई अपने टारगेट को निशाने पर रखता है और एक ही बुलेट में बॉटल तोड़ देता है। ड्रासा भी पीछे नहीं रहती। वो लीवाई के टावर पर रखी एक छोटी बॉटल को बिल्कुल सटीक एम से तोड़ देती है। इससे लीवाई को पता चलता है कि ड्रासा कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक खतरनाक शार्प शूटर है। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन तभी जब वे बातों में मशगूल हैं, ड्रासा की नज़र नीचे खाई की ओर जाती है। वो देखती है कि डरावने क्रिएचर्स तेजी से वेस्ट टावर की ओर चढ़ रहे हैं। वो फौरन लीवाई को चेतावनी देती है, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ कुछ क्रिएचर्स आ रहे हैं। जैसे ही लीवाई नीचे देखता है, उसकी आंखें चौंक जाती हैं। नीचे 1-2 नहीं बल्कि हजारों क्रिएचर्स ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। वो बिना वक्त गंवाए अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक एक करके क्रिएचर्स को मारने लगता है। लेकिन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि लीवाई अकेले उन्हें संभाल नहीं पाता। ड्रासा भी अपनी मशीन गन से गोलियां बरसाने लगती है। अब वेस्ट टावर यानी ड्रासा की तरफ भी क्रिएचर्स बढ़ने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ से क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। लेकिन तभी लीवाई देखता है कि एक क्रिएचर ड्रासा के टावर तक पहुंच गया है। जैसे ही वो क्रिएचर ड्रासा पर हमला करने वाला होता है, लीवाई ईस्ट टावर से अपनी शानदार स्नाइपिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसे मार गिराता है। अब दोनों को एहसास होता है कि इस खतरनाक जगह में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। सब कुछ संभालने के बाद ड्रासा कहती है, ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार जन्मदिन था। अगली सुबह लीवाई नीचे लगे लैंडमाइंस को ठीक करता है और ऑटोमेटिक बंदूकों को रीलोड करता है। तभी अचानक खाई के अंदर से एक ड्रोन निकलता है। वो ड्रोन कुछ सेकंड तक लीवाई की ओर देखता है और अजीब तरीके से स्कैन करता है। ये देखकर लीवाई हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ये ड्रोन क्यों और किसके लिए भेजा गया था। इस तरह दिन गुजरते हैं और फिर महीने। दोनों की दोस्ती होने के बाद अब उनके दिन अच्छे गुजर रहे थे और अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता था।
लेकिन एक दिन 14 फरवरी को ड्रासा बहुत उदास होती है, क्योंकि उसे अपने पिता की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि अगर कैंसर से जल्द नहीं मरे तो वो 14 फरवरी को खुद को मार देंगे। वो व्हाइट बोर्ड पर लिखकर लीवाई को बताती है, आज मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ, काश आज कोई मेरे पास होता। लीवाई को भी शुरू से ड्रासा से मिलने का मन था और आज वो खुद को रोक नहीं पाता। वो ड्रासा के पास जाने का प्लान बनाता है। वो एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए ईस्ट टावर तक पहुंचने का जुगाड़ करता है। अगली सुबह वो रॉकेट लॉन्चर से एक मजबूत रस्सी ड्रासा की ओर फेंकता है। ड्रासा टावर के बाहर आती है और रस्सी को एक पेड़ से मजबूती से बांध देती है ताकि लीवाई रस्सी के सहारे ईस्ट टावर तक पहुंच जाए। लीवाई बिना देर किए रस्सी के सहारे ईस्ट टावर की ओर बढ़ता है, लेकिन बीच में वो अटक जाता है क्योंकि रस्सी की ढलान खत्म हो चुकी थी। अब वो हाथों की मदद से आगे बढ़ता है और करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद ड्रासा के टावर तक पहुंचता है। ड्रासा उसे स्वागत करती है और मजाक में कहती है, तुमसे बहुत बदबू आ रही है, पहले नहा लो फिर मैं तुमसे मिलूंगी। लीवाई को ये सुनकर हंसी आती है। वो कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर मान लेता है। सीसीटीवी कैमरे से लीवाई को देखती है जो टावर में मौजूद शावर में नहा रहा होता है। इसके बाद लीवाई और ड्रासा एक साथ बैठकर देर तक बातें करते हैं। ड्रासा अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, सिर्फ मेरे पिता बचे थे, लेकिन कल के दिन शायद उन्होंने खुद को मार लिया होगा। लीवाई भी ड्रासा को अपने रात के डरावने सपनों और यूएस आर्मी में बिताए दिनों की कहानियां सुनाता है। बातें करते करते रात हो जाती है। ड्रासा एक सॉफ्ट म्यूजिक लगाती है। दोनों म्यूजिक की धुन पर नाचने लगते हैं। नाचते वक्त वो एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके बीच रोमांस शुरू होता है। थोड़ी देर बाद लीवाई ड्रासा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तब मैं तुम्हें वो दूंगा। अगले दिन लीवाई को अपने वेस्ट टावर लौटना था। वो ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वापस जाने लगता है। ड्रासा उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी कुछ क्रिएचर्स टावर की ओर बढ़ते हैं। एक क्रिएचर लैंडमाइन से टकराता है और एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से उड़ने वाले लोहे के टुकड़े रस्सी से टकराते हैं, जिससे रस्सी टूट जाती है और लीवाई तेजी से खाई में गिर जाता है। लीवाई को गिरते देख ड्रासा बिना सोचे पैराशूट उठाकर खाई में कूद पड़ती है। खाई की गहराई में गिरने के बाद ड्रासा पानी की तेज बहाव वाली नदी में बहने लगती है। वो किसी तरह नदी से बाहर निकलकर किनारे तक पहुंचती है। दूसरी तरफ लीवाई की किस्मत अच्छी होती है कि वो एक बड़े पेड़ पर गिरकर अटक जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसे कई चोटें आती हैं, लेकिन वो जिंदा बचता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि एक बड़ा कीड़ा उस पर हमला करने वाला है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ की डाल टूट जाती है और वो पेड़ की जड़ों पर गिरता है। जड़ें उसे जकड़ने लगती हैं। इससे पहले कि जड़ें उसे मार दें, ड्रासा वहां पहुंचती है। वो जल्दी से चाकू निकालकर जड़ों को काटती है और लीवाई आजाद हो जाता है। दोनों चारों ओर देखने लगते हैं। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल है। तभी अचानक पेड़ों की आड़ से कुछ क्रिएचर्स निकलकर उन पर हमला करते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है और पहली गोली सीधे एक क्रिएचर के सिर में मारता है। एक के बाद एक दोनों मिलकर क्रिएचर्स को मार डालते हैं। लीवाई की नज़र एक मरे हुए क्रिएचर की लाश पर पड़ती है। वो देखता है कि क्रिएचर ने वही आर्मी वर्दी पहनी है जो पुराने अमेरिकी सैनिकों की थी। ये देखकर लीवाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे जेडी की बात याद आती है कि 1940 में 2400 सैनिकों को इस खाई में भेजा गया था और कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसके बाद लीवाई और ड्रासा एक डरावनी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ का मंजर किसी बुरे सपने जैसा है। हर तरफ इंसानों की सड़ी गली लाशें पड़ी हैं और हैरानी की बात यह है कि इन लाशों से पेड़ पौधे उगाए हैं, जैसे कोई जानलेवा वायरस ने इस जगह को जकड़ लिया हो। तभी पेड़ों के बीच से कुछ हलचल होती है। लीवाई और ड्रासा समझ जाते हैं कि क्रिएचर्स फिर उनका पीछा कर रहे हैं। डर के मारे वे तेजी से भागते हैं और एक टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद सामने उन्हें एक अजीब नज़ारा दिखता है। हर तरफ इंसानों की लाशें पड़ी हैं, जिनकी हालत से लगता है कि उन्होंने वायरस से बचने के लिए खुद अपनी जान ले ली। सडनली एक बड़ी मकड़ी ड्रासा पर कूद पड़ती है और ढेर सारी मकड़ियाँ निकल आती हैं। ये मकड़ियाँ साइज में बहुत बड़ी हैं। जैसे ही मकड़ी हमला करती है, लीवाई और ड्रासा मिलकर उसे मार डालते हैं, लेकिन चर्च का दरवाज़ा क्रिएचर्स तोड़कर अंदर घुस आते हैं। लीवाई और ड्रासा अपनी जान बचाने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और किसी तरह उनसे बचकर चर्च से बाहर निकल आते हैं। तभी लीवाई की नज़र सामने पहाड़ में बनी एक पुरानी सुरंग पर पड़ती है। दोनों फौरन उस सुरंग में घुस जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि ये एक पुरानी लैब है। यहाँ टूटी फूटी कांच, मशीनें और जंग लगे कंटेनर बिखरे पड़े हैं। लीवाई को एक पुराना डीवीडी कैसेट मिलता है। वो डीवीडी चलाता है और स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। वो बताती है, हम यहाँ एक गुप्त केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
हमारे साथ सैकड़ों वैज्ञानिक थे, लेकिन एक दिन भूकंप आया। भूकंप के तेज झटकों से मिसाइल का केमिकल लीक हो गया। जहरीला केमिकल हवा में मिल गया। कुछ ही घंटों में लोग वायरस से ग्रस्त होने लगे। वो अपना पेट दिखाते हुए कहती है, मैं भी इस वायरस से ग्रस्त हूँ। हमने मिलिट्री को सब बताया। हमने कहा कि इस पूरे इलाके को तबाह कर दो ताकि ये वायरस फैल न सके, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। डीवीडी देखने के बाद लिवाई को एक नए जमाने का कंप्यूटर मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि इस जगह में ऐसा कंप्यूटर कैसे है। वो कंप्यूटर चालू करता है और उसमें मौजूद जानकारी देखकर दंग रह जाता है। उसे डार्क लेक नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है जो सुपर सैनिक बनाने का काम करती है। ये कंपनी यहाँ से वायरस ग्रस्त लोगों के सैंपल इकट्ठा करके अपनी फौज के सैनिकों पर प्रयोग करती है। यही वजह है कि कोई देश इस जगह को मिटाना नहीं चाहता। इसके अलावा लिवाई को पता चलता है कि खाई में एक बहुत बड़ी मिसाइल है जो चालू होने पर 4.2 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर सकती है। लिवाई और ड्रासा सारा राज समझ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि बार्तो जिसने उन्हें यहाँ भेजा इस जगह की सरगना है और इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इस जगह को गुप्त रखने के लिए बार्तो हमेशा ऐसे लोगों को ड्यूटी के लिए चुनती थी जिनका कोई पीछे पूछने वाला ना हो, और ड्यूटी पूरी होने के बाद उन्हें मार दिया जाता, जैसे जेडी के साथ हुआ, ताकि वे बाहर जाके दुनिया को इस जगह के बारे में ना बता सकें। ये सब जानने के बाद जैसे ही दोनों वहां से निकलते हैं, तभी एक घुड़सवार जैसा क्रीचर ड्रासा को रस्सी से जकड़कर अपने साथ ले जाता है। लिवाई ड्रासा की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन वो कहीं दिखती नहीं। तभी वो एक जगह पहुंचता है जहां वो बड़ी मिसाइल रखी है। ये वही मिसाइल है जिसके बारे में डार्क लेक के कंप्यूटर से जानकारी मिली थी। लिवाई को सब साफ समझ आ चुका था। पहली के टावर गार्ड्स जो कहते थे कि सायरन की आवाज सुनाई दे तो फौरन भाग जाना, वे इस मिसाइल की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ड्रासा उस क्रीचर के कब्जे में है। वो कोशिश करके खुद को आज़ाद करती है। आज़ाद होते ही ड्रासा और क्रीचर के बीच लड़ाई शुरू होती है। लिवाई ड्रासा को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और फौरन क्रीचर पर हमला करता है। दोनों मिलकर क्रीचर को आग लगाकर जला देते हैं। अब निकलने की बारी थी, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। जैसे ही लिवाई और ड्रासा आगे बढ़ते हैं, एक खतरनाक इलाका आता है जहां इंसान और पौधे पूरी तरह जुड़े हुए थे, जैसे किसी खतरनाक प्रयोग का नतीजा। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ड्रासा का पैर फिसल जाता है, जिससे पौधे सक्रिय हो जाते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। लिवाई हिम्मत दिखाता है और पूरी ताकत से ड्रासा को छुड़ाता है। वो बम का इस्तेमाल करके पूरे पौधों के सिस्टम को उड़ा देता है। लिवाई ड्रासा को लेकर वहां से बाहर निकलता है। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक गैराज दिखता है जहां एक गाड़ी खड़ी है। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक रस्सी नजर आती है जो ऊपर वॉच टावर तक जाती थी, लेकिन अब क्रीचर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। अगर वे रस्सी को हाथों से पकड़कर ऊपर चढ़ते तो क्रीचर्स उन्हें मार देते। इसलिए लिवाई समझदारी से काम लेता है और गाड़ी को रस्सी से बांधकर ऊपर चढ़ने लगता है। वे गाड़ी में बैठकर क्रीचर से लड़ने के लिए अपने हाथ आज़ाद रखते हैं। क्रीचर्स उन पर हमला करते हैं और यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन क्रीचर्स तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वे भारी पड़ रहे थे। लिवाई के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो गाड़ी के पेट्रोल टैंक को क्रीचर्स पर लीक कर देता है और तेल को आग लगाकर सभी क्रीचर्स को जला देता है। फिर वे गाड़ी की रस्सी काटकर उसे नीचे छोड़ देते हैं, जिससे सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। इस तरह वे आखिरकार ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब दोनों को पता चल चुका था कि अगर वे यहाँ 1 साल ड्यूटी कर भी लें तो भी आखिर में उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए वे एक बड़ा फैसला लेते हैं कि अब वे इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि इसे तबाह कर देंगे ताकि उनकी तरह कोई और यहाँ ना फंसे और इस जगह का गलत इस्तेमाल बंद हो। ड्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने की एक जगह है, हम वहाँ जाकर शादी करेंगे और आगे की जिंदगी वहीं बिताएंगे। लिवाई ड्रासा की बात मान लेता है और कहता है, मुझे अपने टावर पर वापस जाना होगा। मैं वहां जाकर टावर में एक बम लगाऊंगा और इस मिसाइल को भी चालू कर दूंगा, जिससे ये पूरी जगह तबाह हो जाए। लिवाई रस्सी की मदद से अपने टावर पर पहुंचता है। इस बीच बार्तो लिवाई से संपर्क करती है और सवाल करती है, क्या तुम खाई के अंदर गए थे? क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को चालू किया है। लिवाई झूठ बोलता है, नहीं, मैं वहां नहीं गया। लेकिन बार्तो जानती थी कि लिवाई झूठ बोल रहा है। उसने सिक्योरिटी कैमराज में सब देख लिया था कि लिवाई और ड्रासा खाई में गए थे। फिर भी वो बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम नहीं गए तो जाहिर है ये काम वेस्ट टावर वाले गार्ड का है। तुम उसे मार दो क्योंकि उसने नियम तोड़ा है। लिवाई हाँ तो बोल देता है, लेकिन बार्तो समझ चुकी थी कि वो ड्रासा को नहीं मारेगा और दोनों यहाँ से भागने वाले हैं और बाहर जाके दुनिया को इस जगह के बारे में बता देंगे। इसलिए वो खुद हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचती है।
लेकिन बार्तो के पहुंचने से पहले दोनों अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। लिवाई टावर से काफी दूर जाकर अपनी जिंदगी का सबसे लंबा एम लेता है और सीधे टावर पर गोली मारता है जो नीचे मिसाइल से जुड़ा था। इससे एक तेज सायरन बजने लगता है। अब उनके पास वक्त कम था। दोनों तेजी से जंगल की ओर भागने लगते हैं क्योंकि मिसाइल फटने पर 4.2 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर देगी। ड्रासा अपनी जान बचाते हुए उस जगह से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन लिवाई के पैर में चोट थी जिससे वो तेज नहीं भाग सकता था। दूसरी तरफ बार्तो को भी पता चल चुका था कि मिसाइल जल्द ही फटने वाली है। ठीक उसी वक्त मिसाइल चालू हो जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरी खाई तबाह होने लगती है। धमाके की लपटें और झटके दूर तक फैलते हैं, जिसमें बार्तो का हेलीकॉप्टर भी जल जाता है और वो मारी जाती है। ड्रासा ने 4.2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था, लेकिन लिवाई धमाके की लपटों में आ जाता है और तेज हवा उसे पानी में गिरा देती है। खाई में सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ ड्रासा उस धमाके में जिंदा बचती है और एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर लिवाई का इंतजार करती है। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन लिवाई का कोई अता पता नहीं। वो समझ जाती है कि लिवाई अब जिंदा नहीं बचा। कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे बढ़ती है। ड्रासा लिवाई की लिखी शायरी पढ़ती है। हर शब्द में उसे लिवाई की यादें महसूस होती हैं। आंखों में आंसू लिए वो अपने दिल को संभालने की कोशिश करती है। अब ड्रासा एक नई जिंदगी शुरू करते हुए फ्रांस के एक होटल में वेट्रेस की नौकरी करने लगती है। लेकिन फिर अचानक एक दिन लिवाई उसके सामने आ खड़ा होता है। वे जिंदा था। लिवाई को देखकर ड्रासा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वे दौड़कर उसे गले लगाती है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।